आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ चले देवर जी? अरे, हमारा नेक तो देते जाइए, दीपाली ने अपने देवर सुबोध से कहा। भाभी, दोनों दीदियों ने तो लूट ही लिया है, लीजिए जो बचा खुचा है तो आप भी ले लीजिए, सुबोध बोला। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। जाओ, तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाओ, आरती भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, दीपाली बोली। थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए आरती को पसंद किया, सुबोध बोला। तब दीपाली बोली, थैंक यू किस बात का सुबोध? बड़ी बहू होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था कि इस घर के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं जो बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी हो, और मुझे ये सब गुण अपनी ममेरी बहन आरती में दिखे, और उसने भी तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था, और फिर मम्मी पापा के अलावा और भी रिश्तेदारों को आरती बहुत पसंद आई, इसलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर आरती है भी तो कितनी खूबसूरत, लेकिन फिर भी भाभी आरती को ढूंढा तो आपने ही था, इसलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है, सुबोध बोला। बस बस, रहने दे, अब मेरे गुणगान करना बंद कर, ये बातें तो बाद में भी होती रहेगी। जा पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी, दीपाली बोली। जी भाभी, और ऐसा कहकर सुबोध जाने लगा तो दीपाली ने पूछा, कोई गिफ्ट लिया है उसके लिए या नहीं? हाँ भाभी, सोने की अंगूठी लाया हूँ, सुबोध बोला। तब ठीक है, जा, और उसे ज्यादा मत सताना, दीपाली मुस्कुराते हुए बोली, और इधर सुबोध शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। सुबोध के जाने के बाद दीपाली भी सोने के लिए वहीं हाल में लगे अपने बिस्तर पर जा लेटी। अभी ज्यादातर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे, इसलिए दीपाली ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हाल में बिस्तर लगाकर सो रही थी। पुरुषों का ठिकाना पड़ोस के घरों में हो गया था, इसलिए वे सभी वहीं आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते दीपाली ने ही संभाली थी। वो इतने दिनों से काम कर करके थक के चूर हो चुकी थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही फौरन उसकी आंख लग गई। अभी दीपाली को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी अपने अपने बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठ गए। दीपाली भी नींद से जाग उठी और सबसे बोली, कौन चीखा? तभी बड़ी बुआ जी बोली, दीपाली, हम में से तो कोई नहीं चीखा, चीख तो शायद सुबोध के कमरे से आई है। सुबोध के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है? दीपाली बोली। हाँ भाभी, सुबोध के कमरे से ही चीख आई है, दीपाली की बड़ी नंद सुरेखा बोली। सच में? दीपाली ने दोबारा पूछा। हाँ, वहीं से चीख आई है, सुरेखा ने दोबारा जवाब दिया। तब दीपाली की सास कुमुद बोली, दीपाली, जाकर देख तो कि क्या बात है, हम लौंग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नई बहू से कुछ भी पूछते ठीक नहीं लगेगा। वो तो तेरी बहन है तो तू उसे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो आरती ही थी, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है, दीपाली बोली। और फिर दीपाली सुबोध के कमरे की ओर गई और उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा, आरती, सब ठीक है ना? और फिर दीपाली के ऐसा पूछने पर आरती ने दरवाजा खोला और दीपाली से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। आरती को रोता देखकर दीपाली बहुत जोर से घबरा गई और उससे पूछा, क्या हुआ आरती, तू रो क्यों रही है? सुबोध ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, वे कुछ कह ही नहीं पाए, आरती बोली। तेरे कहने का मतलब क्या है आरती? साफ साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं, दीपाली ने घबराकर पूछा। दीदी, जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए, इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई, आरती बोली। ये क्या कह रही है तू? दीपाली ने पूछा। हाँ दीदी, उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कुछ बातें की और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश हो गए, आरती बोली। चल मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है सुबोध को, दीपाली बोली। और फिर दीपाली सुबोध के पास गई और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुबोध होश में नहीं आया तो वो भागते हुए हाल में गई और फौरन टेलीफोन करके डॉक्टर साहब को बुलाया। इसके बाद घर के सभी लोगों को बताया कि सुबोध बेहोश हो गया, तो सभी भागकर सुबोध के कमरे में पहुंचे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अपने स्कूटर से वहां आ पहुंचे और उन्होंने सुबोध का इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद सुबोध होश में आ गया। तब डॉक्टर साहब बोले,
शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा। इन्हें आज की रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब चले गए। उनके कहने पर दीपाली ने आरती को अपने कमरे में सुला दिया और सुबोध दूसरे मेहमानों के साथ जा लेटा। क्योंकि सुबोध को अकेले उस कमरे में लिटाना उचित नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इसी तरह पूरी रात बीत गई, फिर सुबह हो गई और इस तरह पूरा दिन बीत गया और फिर से रात आ गई। आज रात फिर दीपाली आरती को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठा आई और सुबोध से उसके कमरे में जाने को कहा। और पहली रात की तरह सुबोध फिर आरती के पास पहुंचा और फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए। दीपाली फिर कमरे में पहुंची तो आज भी वही हाल था। सुबोध फिर बेहोश था और फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि सुबोध के बेहोश होने की वजह थकावट नहीं है, आप इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, वे ही इनकी बीमारी की ठीक वजह बता पाएंगे। ये बात सुनकर वहां मौजूद महिला मेहमानों के बीच खुसर पुसर होने लगी। वे आपस में कहने लगी कि हो ना हो ये कोई ऊपरी चक्कर है या दुल्हन ही किसी रूह प्रेत को अपने साथ ले आई है, तभी ऐसा हो रहा है। वो रूह इन दोनों का मिलन ही नहीं होने दे रही है। दीपाली ने ये सब सुना तो सबसे बोली, शांत रहिए आप लोग, ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप लोग। कल ही हम लोग सुबोध को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, सारी बातें पता चल जाएगी कि क्या बात है। फिर दूसरे दिन सुबोध अपने बड़े भाई और पापा के साथ साइकेट्रिस्ट के पास गया और डॉक्टर ने उससे बहुत से सवाल पूछे और सुबोध ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि अभी उसकी उम्र केवल 23 साल है, ना उसका पहले किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था और ना ही कोई शारीरिक संबंध। उसने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि वो अपने घरवालों की पसंद से ही शादी करेगा। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ रही थी और उन्होंने आरती को भी अपने पास बुलवाने को कहा। और जब डॉक्टर साहब आरती से मिले तो उन्हें पूरी बात ठीक तरह से समझ आ गई थी, क्योंकि आरती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, सुबोध से कई गुना खूबसूरत। और फिर डॉक्टर साहब सबसे बोले, सुबोध को विंस्ट्रोफोबिया या कैलिग्नीफोबिया हुआ है, इस बीमारी में होता क्या है डॉक्टर साहब? सुबोध के बड़े भाई प्रमोद ने पूछा। तब डॉक्टर साहब बोले, इस फोबिया में पुरुषों को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनसे अकेले में बात करने के ख्याल से भी वे बुरी तरह घबराते हैं। इस फोबिया से पीड़ित लोगों को सुंदर महिलाओं से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो ऐसी महिलाओं से मिलने या बात करने के ख्याल भर से ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं शरीर बुरी तरह कांपना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, पसीना आना, उल्टी, सिर दर्द, रोना और बेहोश हो जाना, कभी कभी तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है। तो इसका कोई इलाज? सुबोध के पापा ने पूछा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मरीज के साथ जबरदस्ती की भी गई तो उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कभी भी दूर नहीं हो सकती, डॉक्टर साहब बोले। तो अब क्या करें हम सब? उसकी तो अभी अभी शादी हुई है, सुबोध के बड़े भाई प्रमोद ने पूछा। ये तो अब आप सभी को तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, डॉक्टर साहब बोले। और फिर सभी घर लौट आए। सभी चिंता में थे कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे सुबोध और आरती की खुशियां बरकरार रहें। इस बात को लेकर सभी चिंता में डूबे थे और सुबोध की मां का तो रो रोकर बुरा हाल था। वो अपने बेटे को जीवित भी देखना चाहती थी और खुश भी। बड़े अरमानों के साथ वो आरती को सुबोध की दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन अब उन दोनों की खुशियों को नज़र लग चुकी थी। और तभी आरती ने सभी को रोते रोते अपना फैसला सुनाया कि वो सुबोध से तलाक लेगी। ऐसी शादी को जोड़े रखने का कोई मतलब नहीं जिसमें उसके पति की जान जा सकती हो। वो रोते हुए सबसे बोली, मैंने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लिया है। मैं भी सुबोध जी से अलग नहीं होना चाहती। मैंने उन्हें अपने दिल में देवता का स्थान दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबसूरती मेरे देवता की जान की दुश्मन बन जाएगी। मैं एक रात की दुल्हन बनकर जीवन भर रह लूंगी, लेकिन मैं उनकी जान की दुश्मन नहीं बन सकती। कृपया मुझे आप सभी माफ़ कर देना। आरती की इस बात पर सबका मन भर आया और सभी औरतों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके सिवाय और कोई चारा ना था। आरती एक रात की दुल्हन ही सही, लेकिन उसका सुहाग जिंदा तो रहेगा। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।